गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट मैथ की क्लास में आज आप लोगों को गुणधर्म के आगे थोड़ा सा बताना है। मैंने कहा था कि गुणधर्म जो 6 गुणधर्म हैं उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं उनको आप एक नज़र देख लीजिएगा, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं उसको एक बार आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने लगाए होंगे। सारणिक के गुणधर्म में पहला दिया, किसी सारणिक का मान उसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। तो ये इसका सत्यापन था। सत्यापन आपको केवल देख लेना है, उतारना नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज़ आपको ये सत्यापन के तौर पर समझ लीजिएगा, और जिस तरीके से PDF फाइल में आपको बताया गया है उसी तरीके से आप उसको उतार लीजिएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 6 में उदाहरण नंबर 6 आप देख रहे हैं, बहुत ही आसान है। डेल्टा का जो मान दे रखा है इसको इन्होंने प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर दिया है। प्रसरण करने के लिए आप किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ से आप प्रसरण कर सकते हैं। प्रसरण करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का जो रिजल्ट आया है वो है -28 आया है। अब आपको क्या करना है, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर देने पर, क्योंकि गुणधर्म में ये कहा गया है कि पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाने पर उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अपरिवर्तित होता है। तो अब यहाँ पर हम जैसे डेल्टा दे रखा है तो डेल्टा डैश, इन्होंने डेल्टा 1 मान रखा है, हम इसको डेल्टा डैश मान लेते हैं। परिवर्त आपको मालूम है चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 261 और -305 और ये 54 -7 क्यों हो गया, क्योंकि रो कॉलम बन गए और कॉलम रो बन गए, बना दिया। अब यहाँ से इसका प्रसरण करिए। तो प्रसरण करने में अगर आप देखें तो प्रसरण करने में इन्होंने पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसरण किया है, यानी C1 के रिस्पेक्ट में प्रसरण किया है। चाहे जिसके रिस्पेक्ट में आप प्रसरण कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम R2 के रिस्पेक्ट में प्रसरण करें तो एक 0 आ रहा है, तो यानी ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए इसको हम इजी करते हैं। R2 के सापेक्ष हम इसका प्रसरण करते हैं, यानी विस्तार जिसे बोलते हैं, प्रसरण करने पर। तो आपको मालूम है कि निगेटिव टर्म ये होते हैं, उनको गोला बना लेते हैं, मतलब समझने के लिए हम गोला बना रहे हैं, आपको गोला नहीं बनाना है। तो ये माइनस, यानी डेल्टा डैश इज इक्वल टू, ये वाला माइनस में लेते हैं तो माइनस का -3, और जब ये -3 ले लेंगे तो मॉड में क्या बचेगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे तो बचेगा 614 -7। उसके बाद ये आपका +0 लेंगे, मॉड में क्या बचेगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हटा देंगे तो 215 -7 बचेगा। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, 0 हो गया। फिर तीसरा आपका माइनस में लेंगे, मॉड क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे तो बचेगा 2, 6, 5 और 4। माइनस माइनस प्लस का 3, सच्छंग 42 वो भी माइनस का, और प्लस माइनस ये -4 एकम 4 हो गया, प्लस ये तो टर्म 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है, और माइनस का 5 और ब्रैकेट में 8 और -30। तो ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस का 42 और 4 मिलके हो जाएगा माइनस का 46, और माइनस का 5 इंटू माइनस का 8 चला जाएगा तो बचेगा 22। गुणा कर दीजिए प्लस माइनस का तिछंग 18, 1 3 चौक 12, तिछंग 18 3 चौक 12 और 1 13, प्लस माइनस प्लस 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 और 1 11, 110 घट जाएगा तो माइनस का 28 आ जाएगा। तो देखिए इसका भी -28 आया कि नहीं आया, ये देखिए आया है। तो इससे ये सत्यापित हो गया कि डेल्टा और डेल्टा डैश इक्वल हैं दोनों। ठीक है, पहले गुणधर्म का सत्यापन हो गया। फिर दूसरा गुणधर्म दिया हुआ, यदि एक सारणिक की 2 पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो इसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर ये सत्यापन दिया हुआ है। सत्यापन आप देख लेंगे,
मैंने पीडीएफ फाइल में गुणधर्मों के बाद उसका जो सत्यापन है वो करके आपको दिखाया है, तो आप भी सत्यापन आप इस अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल आप वैसे इसको समझ के उतार लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पीडीएफ फाइल अभी आपको सामने रख के दिखाया है। जितना मैंने समझाने की कोशिश की है आप उतना समझ लेंगे। इस तरीके से गुणधर्म में ये सत्यापन आपको उसमें दिखाया गया है। एग्जाम्पल अब आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में डेल्टा इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 6 में जो है इसी को इन्होंने सब में बताने की कोशिश की है। तो डेल्टा बराबर जो एग्जाम्पल नंबर 6 था वही ले लिया है और ये इसका मान -28 आया। उदाहरण 6 से आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लेंगे। अब इन्होंने क्या किया है कि R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया है, बदल दिया है। तो यानी R2 और R3 604 को ऊपर ले गए हैं, सॉरी R2 और R3 604 को नीचे लाए हैं, 15 - 7 को बीच में कर दिया। ये देखिए इंटरचेंज कर दिया। अब कैलकुलेट करके अब इसका प्रसरण अगर आप किसके रिस्पेक्ट में करें, R3 के रिस्पेक्ट में इसका प्रसरण कर दें तो 0 आ रहा है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। R3 के रिस्पेक्ट में आप प्रसरण करके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो मान आएगा, यानी डेल्टा 1 का जो मान, आप डेल्टा डैश भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा डैश का जो मान आएगा वो इसका -28 आ रहा है, तो इसमें माइनस का -28 यानी इसका अपोजिट आएगा। यानी डेल्टा का मान माइनस डेल्टा डैश आना चाहिए। तो अगर डेल्टा का मान -28 है तो यानी माइनस माइनस प्लस का 28, तो ये देखिए प्लस का 28 आ गया। तो ये सत्यापन हो गया, ठीक है। गुणधर्म नंबर 2 का सत्यापन है ये। फिर आ जाइए गुणधर्म नंबर 3 क्या दे रखा है। ये सबसे आसान गुणधर्म है। यदि एक सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान हो जाए, कोई भी क्रमागत से मतलब नहीं है, पंक्तियां स्तंभ बराबर हो जाए तो वो शून्य है। तो गुणधर्म 2 के अनुसार चिन्ह डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, और तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आइए उपरोक्त गुणधर्म के उदाहरण का सत्यापन देखते हैं, ठीक है। तो 8वां उदाहरण देखिए क्या दिया हुआ है। डेल्टा इज इक्वल टू 3 2 3 2 2 3 3 2 3। अब इसमें अगर आप देखें तो कौन कौन से आपको इक्वल नजर आ रहे हैं। रो और कॉलम में देखें कि क्या कोई भी 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ आपको बराबर दिख रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको R1 3 2 3 और R3 3 2 3 सेम नजर आ रहे हैं। यानी R1 इक्वल टू R3। तो इसमें 2 पंक्तियां समान हो गई ना, कोई भी क्रमागत से नहीं मतलब है। पहली और तीसरी पंक्ति समान हो गई तो इसका मतलब जब इसका आप प्रसरण करेंगे तो 0 ही मिलेगा। इसका आप प्रसरण तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। यानी अगर आपको इस तरीके की कोई सिचुएशन दिखाई देती है कि 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ अगर समान हो गए तो आप डायरेक्ट उसका प्रसरण किए बगैर ही उसको 0 के बराबर लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद चौथे गुणधर्म में दिया है किसी भी कांस्टेंट का गुणा करने पर वो किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में गुणा होता है। इस गुणधर्म तो बताया ही है कल मैंने, सत्यापन भी आप इसका पूरा उतार लीजिएगा कैसे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 आप देखिए इसी पर आधारित है। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या किया गया, 102 है, 18 है और 36 है। 1 3 4 17 3 6 दिया हुआ है। तो 102 18 और 36, बाकी देखिए वैसे। अब देखिए इसमें 102 18 और 36 में 6 कॉमन है, तो यानी 6 × 17 करेंगे 102 आएगा, 6 × 3 करेंगे तो 18 आएगा, 6 × 6 करेंगे तो 36 आएगा। अब इसमें देखिए 6 6 6 R1 में 6 का गुणा है, तो R1 में 6 का गुणा है तो मतलब एक रो में एक कांस्टेंट 6 का गुणा है, तो आप 6 को बाहर निकाल सकते हैं। 6 को बाहर निकालने के बाद आपने देखा बचा 17 3 और 6, 17 3 6 1 3 4 17 3 6। तो यहाँ पे आप देखिए अब R1 इक्वल टू R3 हो गया कि नहीं। इसमें 6 बाहर आ गया तो बाकी जो बचा सारणिक उसमें आप देखिए R1 R3 इक्विवेलेंट है, तो मतलब इसका मान 0 होगा। गुणधर्म जो अभी आपको इससे पहले बताया गया है, गुणधर्म नंबर 3 कि 2 पंक्तियां या कोई भी 2 स्तंभ अगर इक्वल हो जाएंगे तो उसका मान 0, तो 0 है। तो जब इसका मान 0 हो जाएगा 6 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, ओके। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। गुणधर्म नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक सारणी के पंक्ति या स्तंभ में कुछ भी अवयव अगर 2 या 2 से अधिक भागों में है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ λ1 λ2 λ3 देखिए A1 A2 A3 के साथ प्लस में है, तो आप इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं।
ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2 भागों में टूटे, और भी भागों में टूट सकता है। इसको एग्जाम्पल थोड़ा सा हम और बताना चाहेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई डेल्टा इज इक्वल टू दिया है मॉड में A1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, समझाने के लिए A1 A2 प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा 1 बीटा 1, ये अल्फ़ा 2 और बीटा 2, ये A3 प्लस अल्फ़ा 3 और प्लस बीटा 3, बाकी B1 B2 B3 C1 C2 C3 सपोज दैट इस तरीके से दे रखा है। तो इसका हम प्रसरण करें अगर खंडसा, इसको बोलते हैं खंडों में तोड़ना। तो सारणी को खंडों में तोड़ना, तो कैसे तोड़ सकते हैं? डेल्टा बराबर हम लिख सकते हैं, पहले आप लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये टूट गया। बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा लो। अब देखिए हम लेते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3, फिर इसी तरीके से B1 B2 B3 C1 C2 C3 वैसे ही उतार देंगे। फिर प्लस करके हम मॉड में बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, फिर उसके बाद बाकी सेम B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये देखिए ये 3 भागों में टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि यहां पर देखिए आपका जो R1 था वो 3 भागों में से बना हुआ है। तो पहला भाग पहला सारणिक, फिर दूसरा भाग जब लेंगे तो दूसरा सारणिक, फिर तीसरा भाग जब लेंगे तो तीसरा सारणिक, 3 सारणिक में टूट गया। इस तरीके से चाहे जितने भागों में आप तोड़ना चाहें तो एक सारणिक को आप डिवाइडेशन लगा सकते हैं। ओके, इस एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये गुणधर्म भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसी पर आधारित एग्जाम्पल नंबर जो 10 दिया हुआ है, देखिए A B C A प्लस 2x B प्लस 2x C प्लस 2x। तो यहाँ पर आप देखें तो R2 2 भागों में तोड़ा जा सकता है। तो A B C ये उतार लिया गया पूरा, उसके बाद A B C, उसके बाद A B C फिर x y z, फिर प्लस में ऊपर A B C सेम रहेगा, इसके बाद 2x 2y और 2z, देखिए 2x 2y 2z अलग अलग, फिर नीचे x y z। जो 2 या 2 से अधिक भागों में टूटा है केवल उसी में चेंजिंग होती है, बाकी सभी पंक्ति या स्तंभ सेम होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए A B C ये तो प्रगुण नंबर 3 से 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ यहां पर देखें तो R1 और R2 इक्विवेलेंट हो गए, तो इसका मान तो 0 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए यहां पर 2 कांस्टेंट टर्म है, 2 बाहर निकाल सकते हैं। इसमें देखिए R2 में 2 का गुणा है, तो 2 जब बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा A B C x y z। तो इसमें देखें तो R2 और R3 इक्विवेलेंट, तो ये भी 0 और 2 से गुणा करोगे तो 0, 0 प्लस 0 0। तो ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया। बहुत अच्छे से आप इसको भी देख लेंगे। छठा गुणधर्म, इस तरीके के सवालों को आप, छठा गुणधर्म जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे हम क्वेश्चंस लगाएंगे, और ये आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स का रूल क्या था? मैट्रिक्स यानी आव्यूह का रूल ये था कि हम आव्यूह में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में उसके अन्य किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी कांस्टेंट का गुणा करके हम उस पंक्ति में रख सकते हैं या उस स्तंभ में रखा जा सकता है। ये एक रूल था वहां पे। तो यहां पर वही चीज है कि सारणिक में भी, अब सारणिक है तो 2 लाइनों के बीच में रहेगा, आव्यूह बड़े ब्रैकेट में होता है, इतना तो मालूम है। अब यहां पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये आपके R1 R2 R3 है। तो डेल्टा 1, यहाँ डेल्टा 1 इन्होंने क्या किया है कि R1 में R1 प्लस के R3 कर दिया, यानी R1 जो था उसमें R3 में K का गुणा करके कर दिया। तो देखिए A1 प्लस K, ये कांस्टेंट टर्म है, K कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। प्लस होगा तो प्लस, माइनस में रखेंगे तो माइनस हो जाएगा बीच में। ओके, वो कांस्टेंट टर्म होता है इसलिए उसको प्लस मान के ही चलते हैं, लेकिन वो माइनस में भी हो सकता है। तो ये C1, ये देखिए KC1 प्लस KC2 प्लस KC3 हो गया। तो ये देखिए R1 चेंज हो गया, ये देखिए इन्होंने संक्रिया लगाई है। तो ये संक्रिया आप आव्यूह में पढ़ चुके हैं। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में
उसके अन्य बचे हुए पंक्ति या स्तंभ में किसी भी कांस्टेंट का गुणा करके हम जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं केवल बोलेंगे, क्योंकि घटा सकते नहीं बोलना, आप जोड़ सकते हैं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी हो सकता है। अगर माइनस में होगा तो कांस्टेंट वो ऑलरेडी माइनस का निशान आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो घट जाएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 11 अब देख लीजिए, इसी पर आधारित है। ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। अब इन्होंने क्या किया है, कुछ भी कर सकते हैं ना। अच्छा, अब बात आती है कि प्रगुण नंबर 6 का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। अब सबसे ज्यादा जरूरी है प्रगुण नंबर 6। प्रगुण नंबर 6 का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, आव्यूह के बड़े रूप को, ध्यान दीजिएगा, आव्यूह के वृहद रूप को, बड़े रूप को हम छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। और तो प्रगुण नंबर 6 का उपयोग होता है कि सारणिक के डिटर्मिनेंट के बड़े प्रारूप को छोटे प्रारूप में बदलना और छोटे प्रारूप में बदलने के बाद उसका कैलकुलेशन इजी करना। प्रगुण नंबर 6 का इस्तेमाल होता है, इसी पर आधारित आगे के एक्सरसाइज के सवाल हैं, ठीक है। बाकी प्रगुण भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या किया है कि R2 में R2 माइनस 2R1 कर दिया और R3 में R3 माइनस 3R1 कर दिया, ठीक है। कांस्टेंट यहां -2 है, कांस्टेंट यहां -3 है, वो तो कर सकते हैं। अब इन्होंने जब ये प्रगुण लगा दिए, R2 और R3 में लगाया, R2 और R3 में लगाया, इसका मतलब R1 में कोई चेंज नहीं किया गया, तो R1 वैसे उतार देंगे। ये प्रगुण आप बहुत लगा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल वहां पर बॉक्स में चलता था, यानी ब्रैकेट में चलाते थे हम प्रगुणों को दोनों पक्षों में, ए इनवर्स निकालने के लिए, प्रतिलोम निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए, दोनों पक्षों में चलता था ना। ए आई इज इक्वल टू ए करके, आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए करके करते थे, वो बता चुके हैं। तो यहां पर तो R2 और R3 में देखिए क्या किया गया है, प्रगुण लगा दिया गया है। और यहां पर आप देखिए ये दोनों जीरो आ गए। तो ये दोनों जब जीरो आ गए हैं, तो अब यहां किसके रिस्पेक्ट में प्रसरण किया जाए, यहां पर फिर इन्होंने R3 में एक रूल लगा दिया गया है। R3 में क्या किया गया है, 3R2 कर दिया, यानी R3 में 3R2 कर दिया है, इससे इसको घटा दिया तो ये भी जीरो हो गया, ये देखिए यहाँ पे। और ये इससे ये घट गया है तो ये A आ गया। तो अब यहाँ पर आप C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। C1 के रिस्पेक्ट में अगर आप प्रसरण कर दें तो देखिए A है 0 0 है, यानी सबसे ज्यादा आसान C1 के रिस्पेक्ट में होगा। तो अब इस प्रगुण का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अधिकतम 2 अवयवों को शून्य बनाने के लिए किया जाता है। अधिकतम 2 अवयवों को शून्य बना देते हैं। बनाने पर क्या होता है कि कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब इन्होंने देखो इस प्रगुण का इस्तेमाल इसमें इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने C1 के अधिकतम 2 टर्म, यानी जहां 2A था वहां जहां 3A था, उसको देखिए इन्होंने 0 बनाने की कोशिश की है। तो 0 बनाने से क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है और वृहद रूप छोटा हो जाता है। तो प्रगुण नंबर 6 का इस्तेमाल इस एग्जाम्पल में इसलिए किया गया। या तो आप इसका डायरेक्ट R1 C1 R1 R2 R3 के रिस्पेक्ट में प्रसरण करिए, तब भी यही आएगा। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष ये जो बड़ा रूप दिया है डेल्टा बराबर, इसका आप प्रसरण करेंगे तो रिजल्ट आपको एक क्यूब ही मिलेगा। लेकिन यहां पर जब हम इस प्रगुण का इस्तेमाल कर देते हैं तो प्रगुण के इस्तेमाल से क्या होता है कि ये जो बड़ा रूप होता है ये देखिए छोटे रूप में आ गया, यानी बड़ा कैलकुलेशन होने पर गलती हो सकती है। जब प्रगुण का इस्तेमाल करके हम इसको छोटे प्रारूप में बना लेते हैं तब यहां पर प्रसरण करना आसान हो गया। यहां से फिर इसके बाद इसका प्रसरण कर दिया गया, रिजल्ट देखिए आपके सामने बड़ी आसानी से आ गया। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम प्रगुण नंबर 6 का इस्तेमाल करते हैं, जो आप आव्यूह में मैट्रिक्स में पहले आप लगा चुके हैं। वहां पर किस लिए करते थे, वहां पर भी बड़े प्रारूप को छोटा करने के लिए करते हैं, यहां पर भी सारणिक में हम इसी का यूज करते हैं, बड़े सारणिक को छोटे सारणिक में करने के लिए। तो बेसिक फंडा इसका यह होता है कि अधिकतम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अधिकतम 2 अवयवों को शून्य बनाने के लिए किया जाता है। 3 अवयवों को शून्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर यह भी शून्य हो जाता, 0 0 0, जब किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव अगर शून्य हो जाएंगे तो उसका कैलकुलेशन 0 ऑलरेडी आएगा।
भाई ये भी अगर जीरो हो जाए तो जब सभी जीरो हो गए तो कैलकुलेट जब करेंगे C1 के रिस्पेक्ट में इसका प्रसरण आप करेंगे तो वो जीरो ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अधिकतम दो अवयवों, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में अधिकतम दो अवयवों को ही शून्य बनाने के लिए इस प्रगुण का इस्तेमाल होता है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 11 तक आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। फिर आगे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मैंने आज इन प्रगुणों पर आधारित गहराई को बताने की कोशिश की है। अब मैं आगे आपको एग्जाम्पल नंबर 12 से आपको बताने की कोशिश करूंगा और फिर एक्सरसाइज लगवाऊंगा। ओके, इतना फिलहाल आप देख लें। कल और आज का लेक्चर ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित था, इसको आप बहुत ही अच्छे से डीपली समझ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को स्किप वगैरह मत करिए, हर एक शब्द कीमती है। थैंक यू।